हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम डिस्कशन करेंगे आपके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो एग्जाम होने वाला है लीगल ऑफिसर का, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देखेंगे। एग्जाम पैटर्न देखते हुए वी विल फोकस ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू नीड टू कवर, और इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट में, जीके में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लीगल में क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपका कोई भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं दिया होता है कि लॉ में क्या आएगा या आपकी जो प्रोफेशनल स्ट्रीम है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे, वो बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम एक दूसरे एग्जाम्स का एनालिसिस करते हुए, इसके प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करते हुए, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमने फिगर आउट करे हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज शेयर करिए वीडियो उन सभी के साथ जो OICL का एग्जाम देने वाले हैं लॉ ऑफिसर के लिए। ऑल्सो उनके साथ जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का या बैंकिंग लॉ एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं या देते जा रहे हैं, उन सब के साथ शेयर करिए। लास्ट डेट आपका यहाँ पर फॉर्म फिल करने की है 12 अप्रैल। तो नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है और नोटिफिकेशन के डिटेल्स आपके साथ हमने पहले ही शेयर करे हुए हैं। फिर से बट एक रिमाइंडर, इफ यू हैव स्टिल नॉट फिल्ड अप द फॉर्म, 12 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर यू टू फिल अप द फॉर्म। एग्जाम जो है आपका मई एंड जून के आसपास होगा, ठीक है। तैयारी अभी से शुरू करनी है। अगर आपका टारगेट होता है किसी भी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स को क्रैक करना, तो आपको सभी एग्जाम्स देने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि बल्क में 50-60 वैकेंसीज आएंगी। सब में थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आती हैं, बट इसमें काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार लॉ ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आपकी इस बार 20 वैकेंसीज आई हैं एंड 20 वैकेंसीज आर अ लॉट, ट्रस्ट मी। सेबी में भी इस बार 5 आई हैं, उससे काफी ज्यादा OICL में आई हैं, ठीक है। तो आप क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, प्रेपरेशन आपकी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो प्लीज फिल करिए सारे ही एग्जाम्स के फॉर्म्स और सारे ही एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज योर प्रिलिमिनरी। आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जाम यू हैव योर मेंस, एंड मेंस इज फॉलोड बाय योर इंटरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारा टेबल यहाँ है, दिस इज फॉर प्रिलिम्स। प्रिलिम्स में आपके इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, बस ये आता है। जीके नहीं आता है यहाँ आपके प्रिलिम्स में। प्रिलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। पूरा ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ MCQ बेस्ड, ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, और टोटल 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपका इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 35 मार्क्स का आता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका 35 मार्क्स का आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25। तो मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है। तो जिस चीज के लिए आप श्योर हैं उसमें ही आंसर मार्क करिए, जहां आप अनश्योर हैं वहां पर आंसर मार्क मत करिए, ठीक है। तीनों ही सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट्स ईच दिए जाते हैं। टोटल पेपर जो होता है आपका ये 60 मिनट्स का होता है, बट सेक्शनल टाइमिंग है, तो हर सेक्शन 20-20 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 20 मिनट में इंग्लिश करना है। 20 मिनट में इंग्लिश करना तो काफी आसान है, 30 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट में करना है, इजीली डुएबल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद जब हम रीजनिंग और क्वांट पे आते हैं, तो रीजनिंग और क्वांट में प्रॉब्लम होती है कि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए रीजनिंग और क्वांट की हमें प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होता है, बट इंग्लिश का जो पेपर है वो ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक। यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी इनके आते हैं। इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी आपको क्वालिफाई करने हैं और आपको टोटल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है। तो टोटल 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को ये लेते हैं। प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई करते हैं, टोटल 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। तो 20 सीट्स हैं और 20 टाइम्स लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब टोटल 400 स्टूडेंट्स will qualify the prelims, ठीक है। 400 students here will qualify the prelims and will go for the mains examination. Now let's have a look at our mains examination. So mains examination comprises of 2 tests. पहला आपका होता है objective type and second is your descriptive test, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगेन लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश,
GK, now GK is here in your mains examination. GK is not there, general awareness is not there in your prelims examination. Then quant आता है, and then specialist stream, that is law. So law का पेपर जो है आपका ये मेंस में आता है, और law जो है वो काफी कम आता है. It is only of 40 marks. सिर्फ 40 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आपके लॉ के. तो यहाँ पर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और क्वांट में काफी मेहनत करनी है, क्योंकि लॉ, ठीक है, लॉ आपका इजी है, लॉ आपको पहले से आता है, लॉ में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को छोड़ नहीं सकते. स्पेसिफिकली क्वांट को नहीं छोड़ सकते. लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें क्वांट पसंद नहीं होता है मोस्टली, बट आप यहाँ पर अपने क्वांट को नहीं छोड़ सकते. यहाँ आपके लिए क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, अब यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स का, सारे ही पेपर्स आपके यहाँ पे 40 मार्क्स के हैं. इंग्लिश भी 40 है, जीए भी 40 है, क्वांट भी 40 है और लॉ भी 40 है. इंग्लिश के अलावा सारे ही पेपर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में दे सकते हैं. अगेन यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग है, तो रीजनिंग के लिए आधा घंटा है, इंग्लिश के लिए आधा घंटा, जीके के लिए 25 मिनट्स हैं. जीके और इंग्लिश के लिए काफी सफिशिएंट टाइम है ये. बट अगेन आपको जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आधे घंटे में कवर करने के लिए यू नीड गुड प्रैक्टिस. क्वांट के लिए भी यू गेट 30 मिनट्स, and for law subject, law portion also you get 35 minutes, so that is also sufficient for law portion. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके हो गए, और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, एंड रॉन्ग आंसर के लिए यू विल गेट -0.25 मार्क. अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा. ठीक, तो ये टोटल आपके होते हैं 200 मार्क्स का, और इसके अलावा आपका एक 30 मार्क्स का, 30 मिनट्स का, 30 मार्क्स का एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, जिसमें यहाँ पर आपके ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आता है. ऐसे राइटिंग होता है 20 मार्क्स का, जो किसी भी कंटेम्प्ररी टॉपिक पे आएगा. चांसेस ज्यादा ये हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेगुलेटरी, इनसे रिलेटेड अगर कोई कंटेम्प्ररी न्यूज चल रही है तो उसके ऊपर आपका ऐसे राइटिंग आ सकता है, उसकी ज्यादा चांसेस हैं. और दूसरा आता है आपका लेटर राइटिंग. तो ऐसे राइटिंग यहाँ पे 20 मार्क्स का है, और लेटर राइटिंग यहाँ पे 10 मार्क्स का है. एक सिटिंग में ही आपका ये पेपर होता है. ये यहाँ पर आधा घंटे का टाइम होता है. ठीक है, तो पहले आपका जो आपका एमसीक्यू टाइप पेपर है आप वो करेंगे. एमसीक्यू जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो खत्म हो जाएगा. उसके तुरंत बाद ही आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर इंग्लिश वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, जो बच्चे मेंस का ये एमसीक्यू वाला पोर्शन या ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनका ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाता है. तो आपका जो इंग्लिश वाला लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग है वो तभी चेक होगा अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप अपना क्वालिफाई कर लिया है या क्लियर कर लिया है. इसका जो कट ऑफ है वो अगर आप क्लियर करेंगे तो ही यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को चेक करेंगे. तो इसका भी है इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ निकालते हैं. आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपको मेरिट बेस्ड कट ऑफ भी क्लियर करना है. ठीक, अब यहाँ से आपके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स जाएंगे. तो पहले कितने थे, 400 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा था. अब आपके जो मेंस हैं वो सॉरी मेंस जो है वो 3 टाइम्स स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे. तो मेंस जो है ये टोटल 60 स्टूडेंट्स आपके मेंस क्वालिफाई करेंगे. मैंने गलती से 10 टाइम्स बोल दिया था. 60 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई द मेंस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 20, एंड 60 स्टूडेंट्स विल देन गो फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. ठीक है, इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा, वो सब बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा. जितनी भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इंटरव्यू का. वेबसाइट्स कंटिन्यूअसली चेक करनी है. ठीक है, अगर इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आता है तो. ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी चांसेस हैं कि इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं. बैंकिंग, रेगुलेशन, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं. अब इंटरव्यू में जो आपका फाइनल स्कोर आता है वो ये वाला जो मेंस है इसका प्लस इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को मिला के आपका फाइनल स्कोर आता है. यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स का 20% वेटेज रहता है और मेंस के मार्क्स का 80% वेटेज रहता है. ठीक है, तो मेंस जिसका बहुत अच्छे से होगा, अगर उसके इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं तो भी उसका निकल जाएगा. तो मेंस पे हमें बहुत फोकस करना है और प्रीलिम्स पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे सेबी की तरह प्रीलिम्स यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है,
यहाँ आपको प्रीलिम्स में भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा, तो जो टॉप 400 स्टूडेंट्स होंगे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार जरा हम सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले लॉ का सिलेबस देख लेते हैं कि लॉ में क्या क्या आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी की बात करेंगे तो यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ओल्ड लॉ आ रहे हैं या न्यू लॉ आ रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप ओल्ड लॉज तो पढ़िए, ओल्ड लॉज तो आपको पढ़ने ही हैं। उसके अलावा न्यू लॉज में से जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज में जो भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी न्यू प्रोविजंस ऐड हुए हैं, अगर कोई नई पनिशमेंट ऐड हुई है, कोई न्यू ऑफेंस ऐड हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यू क्रिमिनल लॉज के चेंजेस पर बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और पहले से क्योंकि आपने ओल्ड क्रिमिनल लॉ पढ़े हुए हैं तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो ये है आपका पूरा जो कमर्शियल वाला पोर्शन है। इन चारों को मिला के मान के चलिए कि 4 क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी मान के चलो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी से भी 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आ सकते हैं। फिर आते हैं हम कंपनीज एक्ट पे। तो अब कंपनीज एक्ट, आईबीसी, कंपनीज एक्ट, आईबीसी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये 3 एक्ट ऐसे हैं जिनसे इन लोगों की आदत है कि ये काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन तीनों एक्ट्स को मिला के आप मानो कि 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी इजीली 6 क्वेश्चंस ये तीनों एक्ट से मिलाकर पूछ सकते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी इनके काफी पसंद का सब्जेक्ट रहता है। बैंकिंग, रेगुलेटरी एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम वालों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काफी पसंद है। तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चंस मान के चलिए। फिर इसके बाद सीपीसी से भी 3 से 4 क्वेश्चंस मान के चलो। फिर आपका आर्बिट्रेशन, टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनसे मान के चलो कि इन तीनों को मिला के आपके फिर वही 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, टॉर्ट्स एंड मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, अब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है आपका, और आपका यहाँ पर सेबी एक्ट है, फेमा है, पीएमएलए है। ठीक है, अब इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर एक्ट से क्वेश्चंस आए। बट टेंडेंसी रही है कि फेमा, पीएमएलए, डीआरटी से एक एक क्वेश्चन तो ये पूछ ही लेते हैं, इसलिए हम इन्हें पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते, ऊपर ऊपर से हमें इन्हें पढ़ना है। ठीक है, जो आपके पुराने सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको रेगुलरली आप पढ़ते रहते हैं, लॉ के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए। फिर जो स्पेसिफिक बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट हो गया, आईआरडीए एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं तो सेबी एक्ट तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो दैट इज इजी फॉर यू। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका डीआरटी है, ये जितने भी एक्ट्स हैं आपके जो स्पेसिफिक बैंकिंग से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, उनको आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा, बट पूरी तरीके से हम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप मानिए कि एक एक क्वेश्चन भी इनमें से आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस का रिस्क तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं ना। 40 क्वेश्चंस में से अगर 8 क्वेश्चंस इनमें से आ गए देन वी कैन नॉट रिस्क इट। और उसमें भी चांसेस है कि इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए, इन तीनों से हो सकता है कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस भी आ जाएं, बिकॉज इट इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज व्हाई वी नीड टू पे अटेंशन टू दीज 3 सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक, इसके बाद लिमिटेशन एक्ट, अगेन आपका सिंपल है, आरटीआई बहुत छोटा सा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बस वही हमको देखने हैं। ठीक है, फिर आईटी एक्ट में भी आप सिर्फ पनिशमेंट्स वाले जो प्रोविजंस हैं, जो बेसिक चीजें हैं आईटी एक्ट की, वो देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका लॉ। लॉ के बाद हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमें क्या करना है। अब जीके भी आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का है, तो कोई कम वेटेज नहीं है, अच्छे से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें करंट जीके, ऑब्वियसली करंट जीके के लिए आप जो भी किसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे होंगे या किसी न्यूज ऐप को फॉलो कर रहे होंगे, उसे फॉलो करते रहिए। डेली डेली जो आपकी न्यूज होती है वो पढ़ती रहिए, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जो मंथली टेस्टिमोनियल्स निकालती हैं, उनके मंथली टेस्टिमोनियल्स पढ़ लीजिए। ठीक, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज पर ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, तो इंश्योरेंस का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जो 3 मेजर इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, ओआईसीएल, एनआईएसीएल एंड एनआईसीएल, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ आपको होना चाहिए।
फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेशनल अवेयरनेस, करेंसीज, कैपिटल्स, ये सब जो है इस पे आप थोड़ा सा कम अटेंशन दे सकते हैं, थोड़ा सा कम एम्फेसिस कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा तो हमें पता ही होना चाहिए। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स, सब अवार्ड्स की बात अगर हम करें तो जितने भी आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं बैंकिंग फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, अगर कोई अवार्ड्स हैं जो आपके कुछ बहुत फेमस अवार्ड्स हैं, है ना, उन नोबेल प्राइज है, इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए। अगर कोई वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा है स्पोर्ट्स में, तो उस वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, ऐसी चीजें देख लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद हेडक्वार्टर्स की जब हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका जीके वाला पोर्शन। फिर हम आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन आपके प्रीलिम्स का भी पार्ट है और आपके मेंस का भी पार्ट है, दोनों में ही आता है। काफी अच्छा वेटेज है इसका, ठीक। तो यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें आती हैं, इजी हैं, अगर नहीं आती हैं तो एक आध बार पढ़ के इजीली की जा सकती हैं, जैसे कि आपका रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर क्वेश्चंस ऑन एवरेज एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सब वैसे क्वेश्चंस हैं जो हमें इजीली बनते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। फॉर्मूले याद कर लेंगे अगर तो बहुत इजीली कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए, इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बार ग्राफ्स, टेबल्स वगैरह हैं, अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया, आप 2-3 मिनट देखिए, अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक बार में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। अगर एक क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का, बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन का या टेबल्स इंटरप्रिटेशन का, तो वहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपके 5 से 6 सवाल बन जाते हैं। तो इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार सॉल्व हो गया तो काफी सारे क्वेश्चंस इससे एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के भी थोड़े कम चांसेस रहते हैं आने के, बट फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ इफ यू डू इट फॉर क्वांट में ये बेसिक चीजें आप अच्छे से करिए। एक डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से करिए, बाकी सब जैसे जैसे आपको टाइम मिले करते जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू करते जाइए, मॉक टेस्ट के थ्रू करते जाइए, है ना। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। आप अपने डे को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग दोनों को ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, चलिए इंग्लिश पे पहुंच के ही इंग्लिश की बात करते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इंग्लिश में आपके ये टॉपिक्स हैं, बट मेरा सजेशन ये रहता है इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आपको खोल के, अब डिक्शनरी खोल के वोकैब्युलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंसेस के रूल्स पढ़ने की, वर्ब्स के रूल पढ़ने की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, इन सब की थ्योरी पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है कि प्रोपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है। डोंट गो इनटू द थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में मत जाइए, सीधे सीधे आप प्रैक्टिस शीट्स निकालिए। अगर आपके पास कोई बुक है जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो भी है, आप सीधे प्रैक्टिस शीट्स निकालिए और प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सीधे डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस से बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ी सी रीडिंग स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये सब तो ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो आपका है, ये मेंस के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आता है, ठीक। तो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग वाला जो पोर्शन है, उसके लिए एक कीबोर्ड रख लीजिए और कीबोर्ड के थ्रू अपने सिस्टम पर टाइप करके इसकी प्रैक्टिस करिए। फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए कि लेटर राइटिंग का कैसा फॉर्मेट रहता है। ऐसे के कुछ टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि ऐसे में आ सकते हैं, उन टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए ऐसे लिखने की, राइट, ठीक है। फिर यहाँ प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स,
सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट एंड एरर स्पॉटिंग, ये सब आप प्रैक्टिस के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन पर भी ध्यान देना है, तो डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को छोड़ना नहीं है। सिमिलरली लॉ आपका सिर्फ मेंस में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ को एकदम ही छोड़ देंगे। लॉ में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं, तो इसलिए लॉ को भी साइड बाय साइड थोड़ा पढ़ते जाइएगा। ऑल्दो आई अग्री कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना है, बट लॉ को हम पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉ इज वेयर वी कैन स्कोर। आपका सब्जेक्ट है लॉ, तो लॉ में आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए प्लीज डोंट लीव दैट अपार्ट। नाउ कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगेन ब्लड रिलेशंस, इट्स इजी। आप ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तीन चार क्वेश्चन बहुत बार इंटर रिलेटेड आ जाते हैं, अगर बड़ा प्रॉब्लम है ब्लड रिलेशंस का तो एक बार। और ब्लड रिलेशंस थोड़ा इजी भी होता है सॉल्व करने के लिए, तो ब्लड रिलेशंस अगर आपने कर लिया तो तीन चार क्वेश्चंस आपके साथ में हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया तो यहाँ भी आपके तीन चार क्वेश्चन साथ में हो जाते हैं। तो अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो एक क्वेश्चन करने से आपके चार पांच क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर सिलोजिज्म अगेन काफी इजी है, तो सिलोजिज्म अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपका जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ये भी इजी होता है, इसे भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक। फिर जो आपकी बाकी की चीजें हैं, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, coded inequality, analytical reasoning, alphabetical and miscellaneous series and coding and decoding, इनको आप प्रैक्टिस के थ्रू करते जाइए और थोड़ा सा इनके रूल्स को समझ लीजिएगा। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में जरूरी है कि हमें थोड़ी ट्रिक्स और थोड़े रूल्स पता हो। अगर हमें ट्रिक्स और रूल्स पता नहीं है लॉजिकल रीजनिंग के, तो काफी चांस होता है कि हम गड़बड़ कर देंगे, है ना। तो इसलिए हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए और रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ स्पीड चाहिए, हमें बहुत जल्दी करना है ये पेपर सॉल्व। तो स्पीड के लिए वी नीड टू नो द ट्रिक्स, तो प्लीज आप ट्रिक्स देख लीजिए अच्छे से कि क्या ट्रिक्स हैं, कैसे करना है इनको सॉल्व, और उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व करना चालू करिए। ठीक है। All right. Yes, this is it from my side, guys, for today. Start preparing from today itself. अगर अभी तक शुरू नहीं करा है तो शुरू करो प्रिपेयर करना, and pay more attention to your logical reasoning, quant and English, और जीके। जीके भी हमें साथ साथ करते जाना है, जीके को नहीं छोड़ना है और लॉ को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। If you want to join us for a more detailed guidance, for more appropriate method to crack law officer exams, तो law officer exams की तैयारी हम भी कराते हैं, and you can join us. You can visit www.toprankers.com, online courses पर जाके here you can go to लॉ पीजी प्लस बैंकिंग। लॉ पीजी प्लस बैंकिंग में आपको जो भी बैंकिंग के या लॉ ऑफिसर एग्जाम के कोर्सेज चल रहे हैं वो सब दिख जाएंगे। यू कैन एक्सप्लोर इट एंड यू कैन एनरोल विथ अस। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। टेक केयर। बाय बाय।